Hello everyone, myself Dixit Kumar from Little Angels Senior Secondary School गनोड़ा। हम हमारे लास्ट लेक्चर में विलियन के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे ले जा रहे हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप इस वीडियो को उन सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो करंट क्लास 12 साइंस में हैं। उन्हें वीडियो की जरूरत होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं। अब हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सांद्रता की इकाइयां। लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सांद्रता की इकाइयां, जिनमें हमने पढ़ा था ताप पर आधारित सांद्रता की इकाइयां, जिनमें हम पढ़ रहे थे सांद्रता पर आधारित ताप की इकाइयां। आज हम बात करेंगे ऐसी सांद्रता की इकाइयों की जो ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप स्वतंत्र है, मतलब ताप बढ़ाने या घटाने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिसमें सबसे पहली जो हमारी सांद्रता की इकाई आ रही है वो है मोल भिन्न। जो सबसे पहली इकाई आ रही है वो है मोल भिन्न, या इसका दूसरा नाम भी आप याद रखें, इसको हम कह सकते हैं मोल अंश। क्या कह सकते हैं? मोल अंश। ठीक है। भिन्न अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मोल क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। मोल क्या है? इकाई है जो बताती है पदार्थ की मात्रा। मोल हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो मोल हमें जानकारी देता है पदार्थ की मात्रा के बारे में, जो कि एक इकाई है। अब भिन्न या अंश, यह आप अपनी छोटी क्लासेस में गणित के अंदर कई बार पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए देखना, मैं यहाँ पर डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं आपको पूछूं कि खाली भाग का भिन्न कितना होगा, तो कुल कितने हैं? 4, खाली कितने हैं? 3। तो ये हो गया आपका भिन्न, मतलब कुल 4 थे जिसमें से 3 भाग आपके खाली है। आपको पूछा जाए कि भरे हुए भाग का भिन्न कितना होगा, तो भरा हुआ कितना भाग है? कुल कितने भाग है? 4, उसमें से 1 भरा हुआ है, मतलब इस वृत्त का 1/4 को आपका भरा हुआ है और 3/4 भाग खाली। कंसेप्ट समझना। तो हमने क्या किया भिन्न में? हमने किया कुल कितने हैं उसमें से हमें जिसकी बात करनी है वो कितना है, ये हमने लिख दिया। बस यही चीज हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है? किसी भी विलयन के लिए उसका निकालना है मोल भिन्न। सांद्रता किसकी सहायता से निकालनी है? मोल भिन्न की सहायता से। तो आप लोग क्या करते हो, मैंने पहले ही बता चुका हूं, हमें कोई भी विलयन बनाने हेतु 2 घटकों की आवश्यकता होती है। एक है हमारा विलेय और दूसरा है हमारा विलायक। जिसमें विलायक के लिए तो हम क्या लिखते हैं? ए। विलायक प्लस विलेय, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। तो विलायक के लिए मैंने प्रतीक आपको दिया था ए, विलेय के लिए दिया था बी। ये दोनों मिलकर विलयन बना रहे हैं ए बी। अब आपको यहाँ पर भिन्न से पहले किस चीज की जरूरत है? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। तो मान लीजिए विलायक के मोलों की संख्या है Na। विलायक के मोलों की संख्या कितनी है? Na। विलेय के मोलों की संख्या है Nb। विलेय के मोलों की संख्या Nb। और विलयन के मोलों की संख्या आपको यहाँ पर आगे बात करेंगे अपन। तो ये विलायक के मोल लिए हैं आपने Na, विलेय के मोल लिए हैं आपने Nb। अब बात को ध्यान से समझिए। अगर अब आपको पूछा जाए कि विलायक का मोल भिन्न कितना होगा, विलायक का मोल भिन्न, विलायक का मोल भिन्न। अब सबसे पहले एक बात को समझना कि हम मोल भिन्न या मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। कैपिटल X से हम मोल अंश या मोल भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक का मोल भिन्न, विलायक मोल भिन्न का सिंबल x किसके लिए बात की जा रही है? विलायक के लिए, बराबर। अब आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था अभी कुछ समय पहले? मैंने आपको बताया जो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? कुल, और ऊपर क्या लिखते हैं? जिसकी बात की जा रही है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोल के बारे में। तो कुल मोल कितने होंगे? तो कुल मोल कितना होगा आपका? Na प्लस Nb। ये नीचे आ गया आपके कुल मोलों की संख्या। किसका मोल भिन्न निकालना है? तो विलायक का। तो विलायक के मोल जिसकी बात करनी है उसको ऊपर लिखेंगे। तो Na/Na प्लस Nb। इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 1। विलायक का मोल भिन्न XA बराबर Na/Na प्लस Nb, समीकरण नंबर 1।
अब मुझे इसी तरीके से क्या निकालना है, विलेय का मोल भिन्न। अगला विलेय का मोल भिन्न ये निकालना। तो विलेय का मोल भिन्न क्या निकालेंगे अपन, एक्स बी। विलेय का मोल भिन्न क्या निकालना है, एक्स बी। तो एक्स बी विलेय के मोल एन बी और कुल मोल एन ए प्लस एन बी, समीकरण नंबर 2। तो यहां तक तो ये था मोल भिन्न कैसे निकालना, ये कंसेप्ट था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मैं यहाँ पर एक संबंध बनाने जा रहा हूं जो कि न्यूमेरिकल में बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और आपके कमर्शियल एग्जाम में भी पूछता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिखूं अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ रहा हूं। तो समीकरण 1 में एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए का मान एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब आप स्टेप्स को आगे बढ़ाइए। क्या करना है, आप इसको सोल्व करते जाइए। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपके पास, एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी डिवाइड करने पर 1 को एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एन ए प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 को ऊपर एन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एन बी। फाइनली क्या हुआ आपके पास, एक्स ए प्लस एक्स बी बिकम्स इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इन दोनों को काट दीजिए, आंसर आपका फाइनली आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये बहुत 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 ज्यादा काम की इक्वेशन है। इसका यूज आप राउले के नियम में भी करेंगे, इसका यूज आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी करेंगे, अल्पसंख्यक के गुणधर्म, और इसी का यूज एक सामान्य न्यूमेरिकल जो यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। आपको किसी एक का मोल भिन्न दे रखा हो, दूसरे का निकालने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, ये था पहली ऐसी इकाई। दूसरा, एक और बात याद रखना कि मोल भिन्न इकाई रहित भौतिक राशि है। ये कैसी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल भिन्न इकाई रहित भौतिक राशि, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं है। मतलब हम लोग देखते हैं कि जितनी भी हम राशियां देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ इकाई होती है, लेकिन मोल भिन्न अपने आप एक संख्या है, इसकी कुछ भी इकाई नहीं है। आपको सीधा कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न आता है निम्न में से इकाई रहित भौतिक राशि है, तो याद रखें मोल भिन्न इसका उदाहरण है। अब हम जो अगली बात करने जा रहे हैं वो है हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता। हम आयतन प्रतिशतता जैसा हमने वहां देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक और आ रहा है, वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। अगला आ रहा है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। इस बात को समझेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो है इसे W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। इसे W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W/W प्रतिशत। ऊपर वाला W किसके लिए, VI के लिए, नीचे वाला W किसके लिए, विलियन के लिए। तो सीधी सी बात है, क्या बन गया सूत्र आपके पास, W/W परसेंटेज बराबर विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100। ये बन गया आपके पास द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र। आपको अगर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे करोगे आप, W/W परसेंटेज बराबर विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100। इस प्रकार आप द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो ये आपकी 2 इकाइयां हो चुकी हैं साम्यता की, जो ताप पर निर्भर नहीं करती। इसी क्रम में जो तीसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आगे अणुसंख्यक गुणधर्म जो है उसमें ये बार बार आपको काम में लेना है, और उस इकाई का नाम है मोललता। इकाई का नाम है मोललता। याद रखें दोनों में, एक है मोलरता, ये है मोललता। तो दोनों की बात करेंगे हम। मोलरता हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम मोललता की बात करेंगे। मोलरता में हमने क्या कहा था, किसी
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। याद रखें, क्या? प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम विलायक। अब याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमने जितने भी सांद्रता की इकाइयां पढ़ी, हम उसको किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? तो हमने हर बार सूत्र में देखा कि हमने विलियन 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 ही काम में लिया है, लेकिन मोललता ही पहली ऐसी परिभाषा आ रही है जहां पर आप किसका उपयोग ले रहे हो? विलायक। तो याद रखें, मोललता में विलायक, बाकी सब में विलियन। तो दूसरा, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप किससे प्रदर्शित करोगे? स्मॉल m से प्रदर्शित करोगे। ठीक है, मोललता एक ऐसी यूनिट है जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका हम सूत्र बनाते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास? मोललता बराबर, तो ऊपर क्या आएगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, बटे विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में, इंटू 100। तो मोललता हमारी आ गई विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में, इंटू 100। सॉरी, यहाँ पे इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं, नहीं बताया तो ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करेंगे विलयन हमेशा क्या? AB, जिसमें विलायक आपका हमेशा क्या होगा? A। ये टॉप ऑफ द नोटबुक आप लिख दे, और विलय हमेशा क्या होगा आपका? B। ठीक है, तो विलय के मोल, मोल के लिए प्रतीक क्या है? N। N किसके? विलय के, तो NB। विलायक का भार, भार के लिए आता है W, और W किसका? विलायक, विलायक के लिए A, और मोललता N। तो ये आपके पास आ गया मोललता का सूत्र, N बराबर NB/WA। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास मोललता। और मजेदार एक और बात सुनना, यदि आपको विलायक का भार 1000 ग्राम या ग्राम में दे रखा हो, यदि भार ग्राम में दिया हो, तो क्या करोगे आप? मोललता बराबर NB/WA इंटू 1000। कुछ भी नहीं करना है, इसी सूत्र में आपको 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है अगर आपको विलायक का भार ग्राम में दे रखा है। तो ये आपके आगे अगली परिभाषा मोललता। तो किसे कहते हैं मोललता? 1 किलोग्राम विलायक अगर आपने ले रखा है तो उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो ये था हमारा अगला टॉपिक मोललता। लेकिन इसके संबंध में कुछ और बात करनी है, इस सूत्रों को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आगे इस सूत्र को आपको खोलकर काम में लेना है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या? इसको मान लो दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या NB बराबर, मोल संख्या बराबर क्या है? भार बटे द्रव्यमान। मोल संख्या बराबर क्या है? भार बटे द्रव्यमान। तो यह आ जाएगा आपके पास WB/MB, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 से NB का मान बल में रखने पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपके पास? M बराबर WB/WA इंटू MB। ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा मोललता। इसका आ जाएगा मोललता। इस तरीके से हमने अभी बात करी, 3 सांद्रता की इकाइयां हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी मोल भिन्न, सेकेंड नंबर पर हमने पढ़ी द्रव्यमान प्रतिशतता, और अब हमने पढ़ी मोललता। अगला हम एक टॉपिक छोटा सा ले रहे हैं, वो है मोललता का संबंध, नॉर्मलिटी और उसका संबंध हम देख चुके हैं। ठीक है, बाकी कोई संबंध इसमें बचा नहीं है जो हमको देखना हो। तो अगला जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारी विलेयता। अगला टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है विलेयता। अगला टॉपिक है हमारा विलेयता। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे विलेयता कहते किसको, फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक,
विलेयता हम किसे कहते हैं? तो मान लीजिए मैं यूं कहूं कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपको विलयन तैयार करना है और उस विलयन के लिए आपने विलायक ले रखा है जल। क्या ले रखा है? विलायक जल। और जल की मात्रा है 1 लीटर। कितना ले रखा है आपने? जल 1 लीटर। अब मैं आपको कहूं कि आपको शक्कर दे दूं और मैं कहूं कि आप उसमें शक्कर डालिए और शक्कर को अंदर घुलनशील कीजिए। आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, मिला ली, फिर 1 और चम्मच शक्कर डाली, मिला ली। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आपने जो शक्कर के कण डाले हैं वो अनडिजोल्व रह जाएंगे, अघुलनशील रह जाएंगे। उसका कारण कि इस विलायक की, इस विलय को जितनी अपने अंदर विलय करने की क्षमता थी वो ये पूरी कर चुका है और बस वो क्षमता ही विलेयता कहलाती है। और वो क्षमता ही क्या कहलाती है? विलेयता। मतलब ये कि अगर मैं विलेयता की परिभाषा बताना चाहूं तो विलेयता की परिभाषा हम किसे कहेंगे? किसी दी हुई मात्रा के विलायक में विलय की सर्वाधिक मात्रा को विलेयता कहते हैं। मतलब ये कि दी हुई विलायक की मात्रा, आपको विलायक पहले से दे रखा है, उसमें अधिकतम कितनी मात्रा में विलय आप मिला सकते हो, वो मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? सांद्रित तथा तनु विलयन तैयार करते हैं, सांद्र विलयन तथा तनु विलयन। तो ये आप लोग याद रखें, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन इस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखना अगला टॉपिक, विलेयता 3 प्रकार की पढ़नी है हमको इस चैप्टर में। विलेयता हमें 3 प्रकार की पढ़नी है। सबसे पहला द्रव में ठोस, दूसरी है द्रव में गैस और तीसरी है द्रव में द्रव। ये 3 प्रकार की विलेयता की हमें इस चैप्टर में बात करनी है। सबसे पहली है द्रव में ठोसों की विलेयता, दूसरा है द्रव में गैसों की विलेयता और तीसरी है द्रव में द्रवों की विलेयता। तो हम सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं द्रव में ठोसों की विलेयता। सबसे पहला टॉपिक है द्रव में ठोसों की विलेयता। सबसे पहले समझिए इस टॉपिक का मतलब क्या है। अब द्रव में मतलब द्रव में ठोस जा रहा है, मतलब विलायक क्या हो गया आपका? याद रखना, यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विलायक आपका यहाँ होगा द्रव, विलेय पदार्थ आप कैसा लेंगे? ठोस। विलायक द्रव, विलेय ठोस। अब आपका पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। बताइए मुझे कि इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी? अगर मैं विलायक द्रव ले रहा हूं, विलय ठोस ले रहा हूं, तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी? मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता चुका हूं, याद कीजिए। मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि विलयन हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब इन दोनों के संयोजन से जो भी विलयन बनेगा उस विलयन की भौतिक अवस्था होगी द्रव। कौन सी होगी? द्रव, जो विलायक की है। तो अब मैं अगर इसकी परिभाषा पूछूं आपको, द्रव में ठोसों की विलेयता क्या, तो मान लीजिए कि आपके पास 100 ml द्रव है। कितना है? 100 ml या 100 kg द्रव है या 100 ग्राम द्रव है। तो 100 ग्राम द्रव के अंदर ठोसों की अधिकतम मात्रा को, ठोस विलय की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव में ठोसों की विलेयता। दूसरा, यहीं से हम अब आगे पढ़ेंगे हमारी कि इसको प्रभावित करने वाले कारक। ये तो डेफिनेशन की बात होगी, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी कि किसे कहते हैं हम द्रव में ठोसों की विलेयता। लेकिन खास बात यहाँ पर आती है कि इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की। किसकी बात आती है? प्रभावित करने वाले कारक। तो हम अब बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक। किसको प्रभावित करने वाले कारक? तो द्रव में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखना सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली चीज जो प्रभावित करेगा वो क्या होगा? विलेय ठोस व विलायक की प्रकृति। सबसे पहली चीज क्या है? विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। इस बात को समझो। सबसे पहली चीज कि जो ठोस आप ले रहे हो, अगर वो आयनिक ठोस है, कैसा है? आयनिक ठोस, तो क्या करेगा? वो आसानी से जाकर विलायक में विलय कर जाएगा। अगर आपने जो ठोस ले रखा है वो कैसा है? आयनिक ठोस। ये आयनिक ठोस क्या है?
चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था, इसमें हम पढ़ चुके हैं आयनिक ठोस हम किसे कहते हैं, तो उससे आपको पता हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आपका ध्रुवीय विलेय है तो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। और इसका भी नियम है कौन सा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब ये कि विलेय भी ध्रुवीय विलायक भी ध्रुवीय, दोनों अगर ध्रुवीय है तो वो इसके अंदर आसानी से विलेय कर जाएगा। दूसरा, अगर आपका विलेय अध्रुवीय है, अध्रुवीय विलेय, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग विलायक भी कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में क्या कर जाएगा, घुलनशील होगा, मतलब अब देखिए यहाँ पर आपकी विलेयता प्रभावित हुई। मान लीजिए पहली बार आपने जो लिया था वो था आयनिक ठोस, तो वो विलेय हो गया, या मान लीजिए आपने ध्रुवीय विलेय ले रखा था और विलायक भी ध्रुवीय था, तो वो आसानी से विलेय हो गया। लेकिन अब आपने क्या किया, विलायक तो अभी भी ध्रुवीय है, लेकिन जो आपने ठोस ले रखा था वो ले लिया अध्रुवीय ठोस। कैसा लिया, अध्रुवीय ठोस। तो पहले जितना आसानी से विलेय हो रहा था, क्या वो अब इतना विलेय होगा, नहीं। तो प्रभावित किसने किया, तो विलेय ठोस व विलायक की प्रकृति, आपने कैसा विलेय और विलायक ले रखा। तो ये था पहला फैक्टर, विलेय ठोस व विलायक की प्रकृति। दूसरा है ताप, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है ताप। दूसरा और महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ताप। अब है ना, ताप के आधार पर दो चीजें आएंगी यहाँ पर। पहला केस आपका आता है जब डेल एच विल बी ग्रेटर देन 0, अगर डेल एच आपका 0 से ज्यादा है। दूसरा है डेल एच इज लेस देन 0, डेल एच इज लेस देन 0। अगर आपके डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, मतलब ये कि एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 0 से अधिक है, 0 से अधिक मतलब धनात्मक है, तो धनात्मक है तो आपकी ये जो अभिक्रिया है वो कैसी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी होगी, ऊष्मा शोषी। याद कीजिए, मतलब ये कि उसको एनर्जी की जरूरत है, इट नीड्स एनर्जी। इस केस में ताप बढ़ाने पर, अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। किस केस में, याद रखना दोनों केस अलग है। अगर आपका डेल एच पॉजिटिव है, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा का शोषण मतलब ऊष्मा लेना, तो वो क्या कहलाएगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। बट इन केस डेल एच इज लेस देन 0, मतलब डेल एच का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर डेल एच नेगेटिव है तो आपकी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी, मतलब इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, और ऊर्जा मुक्त होने की बजाय आपने उल्टा काम कर दिया, ऊर्जा दी। ताप बढ़ाना मतलब आपने क्या किया, ऊर्जा दी, काम उल्टा हुआ, मतलब अब क्या होगी, विलेयता बढ़ने की बजाय घट जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। कारण, क्योंकि यह अभिक्रिया कैसी, ऊष्माक्षेपी है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसको ऊर्जा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्या कर रहा है, उल्टा खुद ही ऊर्जा मुक्त कर रहा है, और आपने क्या किया, ताप बढ़ाकर ऊर्जा दी, जिस चक्कर में क्या होगा, इसकी विलेयता कम हो जाएगी। अगली चीज, अगला जो इसके अंदर आपका आ रहा है वो है जलीय लवण में, मतलब आपने जो लवण ले रखा है वो जलीय। उदाहरण के लिए ले लीजिए आप Na2SO4.10H2, ये बुक का उदाहरण है, या आप ले सकते हैं Na2CO3.10H2। मतलब ये क्या है, ये जो 10H2 है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय जल। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जल। और परिभाषा आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ रखी है, 10th क्लास में चैप्टर था जिसमें क्रिस्टलीय जल की परिभाषा दे रखी है। जल का क्रिस्टलन कहते हैं इसको। मतलब क्या होता है, किसी भी लवण के एक फॉर्मूला यूनिट में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक सूत्र इकाई है, इसमें कितने जल के अणु उपस्थित है, 10। तो ये 10 अणु जो है वो कहलाएंगे क्रिस्टलीय जल या जल के क्रिस्टलन। तो याद रखना, इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। याद रखना, इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, लेकिन कब,
जब ये जो है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या कर दे, मुक्त कर दे। एक बार तो आप ताप बढ़ा रहे हो तो तुरंत इसकी विलेयता नहीं बढ़ेगी, एक बार तो क्या करेगा, जैसे जैसे इसको गर्म करोगे ये अपने जो क्रिस्टलीय जल है उसका निष्कासन करेगा, और जब ये पूर्णतः जल के अणु को निष्कासित कर देगा, फिर जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी विलेयता बढ़ेगी। तो ये है आपका तीसरा कारक जो कि जलीय लवण है। तो हमने टोटल द्रव में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़े, जिसमें सबसे पहला कारक था ठोस विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा हमारा कारक था ताप, और तीसरा कारक था जलीय लवण। इस तरीके से आपका एक टॉपिक यहाँ पर पूरा हुआ, द्रव में ठोसों की विलेयता। अब हम हमारा अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है ठोस में गैसों की विलेयता, सॉरी द्रव में गैसों की विलेयता। अगला टॉपिक है द्रव में गैसों की विलेयता। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम द्रव में गैसों की विलेयता। ध्यान से समझेंगे आप टॉपिक। अब देखिए सबसे पहली चीज विलायक आपका क्या हो गया, अब विलायक अब भी आपका क्या है द्रव, विलेय आपका क्या हो गया, अब विलेय है गैस। ध्यान से समझेंगे, विलायक है आपका द्रव, विलेय है आपका गैस। अब मुझे समझाइए विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो विलयन की भौतिक अवस्था वही होगी जो यहाँ पर विलायक की भौतिक अवस्था है, अर्थात हमारा विलयन जो है वो द्रवीय विलयन है। विलयन कैसा है, द्रवीय विलयन। इस तरीके से हमको विलयन पता पड़ गया। अब अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि द्रव में गैसों की विलेयता की परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी क्या कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम द्रव विलायक में गैस विलेय की अधिकतम मात्रा को द्रव में गैसों की विलेयता कहते हैं। मतलब आपने विलायक कौन सा ले रखा है, द्रव, कितना ले रखा है 100 ग्राम, मानने के लिए बात कर रहे हैं, उसमें कितनी अधिकतम मात्रा में गैस को आप विलय कर सकते हो, बस वही कहलाती है द्रव में गैसों की विलेयता। तो अगला टॉपिक हम यही बात कर रहे हैं, द्रव में गैसों की विलेयता। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है इसको प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा गैस की प्रकृति। सबसे पहला कौन सा है, गैस की प्रकृति। अब मान लीजिए आपने कोई भी विलायक ले रखा है, लेकिन जो गैस आप ले रहे हो, जिसमें विलय करना चाह रहे हो, वो गैस कैसी हो, अगर आयनिक प्रकृति की हो। कैसी हो, आयनिक प्रकृति। ऐसी गैस है जो आयनिक प्रकृति की हो, वो क्या करेगी, द्रव विलायक में आसानी से विलय हो जाएंगी। बात को समझना, ऐसी गैसें जो द्रव आयनिक प्रकृति की होंगी वो आसानी से द्रव में विलय हो जाएंगी। मतलब ये कि आयनिक प्रकृति वाली गैसें द्रव में आसानी से विलय कर देंगी। दूसरी चीज आपने देखा होगा, हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, रक्त, ठीक है। और रक्त भी तो क्या है, द्रव है। अगर वो ऑक्सीजन द्रव में विलय नहीं होती तो क्या हमारे कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती, नहीं। मतलब मैंने इसको नोट्स में लिखा रखा है क्या, कि ऑक्सीजन भी द्रव में विलय होती है। और यही कारण है कि जलीय जीव जो होते हैं वो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि द्रव के अंदर, जल के अंदर भी ऑक्सीजन विलय रहती है। तो ऐसी जो कि आयनिक प्रकृति की होंगी वो आसानी से विलय कर जाएंगी। लेकिन इसमें भी कुछ एग्जाम्पल से जो कम सोल्यूबल होगी, जैसे नाइट्रोजन है, वो जो है वो एथिल एल्कोहल में ज्यादा सोल्यूबल होती है बजाय की जल में। तो ये थी पहली प्रकृति आपकी गैसों की प्रकृति। दूसरा जो हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, मतलब विलायक की प्रकृति। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है विलायक की प्रकृति। अब आप जो विलायक ले रहे हो, विलायक के लिए फिक्स बात है जो मैं भी कह चुका हूं, क्या, अगर आप जो विलय ले रहे हो वो अगर ध्रुवीय विलय है, कैसा है, ध्रुवीय विलय, तो विलायक भी कैसा होगा, ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। तो ये क्या कर जाएगा, विलय कर जाएगा। अगर आपका विलय आपने जो लिया है वो कैसा है, अध्रुवीय विलय है। अगर आपने जो विलय लिया वो कैसा है, अध्रुवीय विलय है, तो विलायक भी आपका क्या होगा, अध्रुवीय विलायक होगा। विलायक भी क्या होगा, अध्रुवीय विलायक। ध्यान से समझेंगे। अब इसका उदाहरण लेंगे। मान लीजिए आपने क्या लिया, HCl गैस ली और इसको आपने डिजोल्व कर दिया H2O लिक्विड में। इसमें HCl गैस, HCl तीनों में होगा, सॉलिड में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा।
श्वेत धूम कलर की गैस होती है ये। तो HCl गैस ली आपने, उसको H2O में आप क्या कराना चाह रहे हो, विलय करना चाह रहे हो। तो देखिए HCl कैसी प्रकृति का होता है, ये रहा HCl और HCl के अंदर क्या है, ये बॉन्डिंग है। अब इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा बताइए, चैप्टर 3 क्लास 11 पढ़ रखा है आपने। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो हम सब जानते हैं क्लोरीन 70वें वर्ग का सदस्य है और 70वें वर्ग की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। मतलब यहाँ जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन से वो किसकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्लोरीन की तरफ आना चाह रहे हैं। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों कैसे हो गया, देखो ध्रुवीय, दो ध्रुव की तरह बन गए इसके ऊपर। अब अगर मैं जल की बात करूं तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आप याद कीजिए कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता था हमारा, फ्लोरीन। कौन सा होता था, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन न होकर अपवाद था कि फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की होती है। तो यहाँ पर भी जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ भागेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, आकर्षण। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा, आकर्षण। और इस प्रबल आकर्षण के कारण ये HCl गैस इस H2O में आसानी से विलय कर जाएगी। लेकिन याद रखना इसके लिए दोनों का ध्रुवीय होना आवश्यक है, या आप क्या करें, दोनों को अध्रुवीय ले ले। तो ये था आपका दूसरा कारक विलायक की प्रकृति। अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा कारक। तीसरा कारक है आपका ताप। तीसरा कारक इसमें वापस क्या गया, ताप। अब याद करिए तीसरा कारक है आपका, ध्यान से समझिए। अब आपका ताप की बात करनी है तो यहां आपको पता होना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता में क्या प्रभावित होगा, विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले एक बात आपको यहां समझनी है, वहां पर मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, किस तरीके का है, ये हम पहले कर चुके। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ताप किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करेगा। तो याद रखना, अगर आपने गैसीय विलेय ले रखा है और द्रव विलायक ले रखा है तो वो क्या करेगा, ऊष्मा को मुक्त करता है। ऊर्जा विलेयता के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। मतलब ये कि विलेयता एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। विलेयता कैसी है, ऊष्माक्षेपी क्रिया, मतलब जिसके दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब सुनना, ऊर्जा जब अगर रिलीज होती है तो क्या होता है, डेल H का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। डेल H का मान ऋणात्मक, ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऊर्जा मुक्त हो रही है और आप ताप बढ़ा रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। ऊर्जा तो मुक्त होना चाहिए और आप ऊर्जा दे रहे हो, तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। लेकिन याद रहे यहाँ पर कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, और केमिस्ट्री में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे अपवाद है। तो इसी प्रकार इसमें भी अपवाद है। ये अपवाद है हाइड्रोजन और हीलियम गैस, H2 व हीलियम। इन दोनों गैसेस में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। इन दोनों गैसेस में क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों गैसें क्या करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ऊर्जा को ग्रहण करती है। क्या करती है, ऊर्जा को ग्रहण करती है। इस वजह से इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। अगला जो कारक है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दाब। अगला कारक कौन सा है, दाब। तो अगर हम दाब की बात करें तो दाब की बात करें तो दाब के प्रभाव को समझाने के लिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हेनरी। उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम हेनरी के नियम से जानते हैं। इसी टॉपिक को हमको पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम। अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। इस बात को समझना, मैं ये कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, गैसों की विलेयता को बढ़ाना है। मतलब ये
कि आपके पास ये कोई द्रव शब्द है, क्या है, द्रव, और यहाँ पर है ये गैस। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो गैस है वो गैस इस द्रव में क्या हो जाए, विलय हो जाए। लेकिन अगली शर्त में ये रख रहा हूं कि मैं ताप को क्या कर दूं, नियत ताप कर दूं। क्या कर दूं, ताप को नियत कर दूं। नियत ताप पर मुझे इस गैस को इस द्रव में विलय करना है। मतलब नियत ताप का मतलब मैं ताप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बिना ताप में परिवर्तन किए मैं इस गैस को कैसे इसमें विलय कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दाब में तो ताप में नहीं कर सकता ना, दाब में तो परिवर्तन कर सकता हूँ। तो दाब तथा पदार्थ की मात्रा, दाब तथा पदार्थ की मात्रा के संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया था, और वो नियम था कि किसी दिए हुए विलायक के आयतन में गैसीय विलेय पदार्थ की मात्रा उसी विलयन के दाब के समानुपाती होती है। ये नियम दिया था, समानुपाती होती है। मतलब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब ये कि कितनी गैस उस विलायक में विलय होगी। उदाहरण के लिए समझना, अब मैं थोड़ा सा गैस और वो सब हटा देता हूं। उदाहरण के लिए समझिए कि यहाँ पर ये पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। पिस्टन का मतलब जानते हो आप, पिचकारी का उदाहरण आप यहाँ पर ले सकते हो। पिचकारी को खोलते हो, फिर जैसे पीछे से दाब लगाते हो तो वो जो अंदर की तरफ जा रहा है वही पिस्टन है। अब समझना, आपको यहाँ पर हैवी पिस्टन की बात कर रहे हो तो ये पिस्टन कितना अंदर आएगा ये किस पर निर्भर करता है, आपने कितना दाब लगाया। अगर आप ज्यादा दाब लगाओगे तो पिस्टन ज्यादा अंदर आएगा, अगर आप कम दाब लगाओगे तो पिस्टन कम अंदर आएगा। बात यही है यहाँ पर भी कि कितनी मात्रा में गैस विलय हुई, गैस की कितनी मात्रा उस विलायक में विलय हुई, ये निर्भर करेगा दाब की मात्रा पर। मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, और वो ये है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर लगाया गया दाब, कितना दाब लग रहा है वो डिपेंड करेगा उस पदार्थ के मोल अंश के ऊपर। मतलब ये कि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। पदार्थ की मोल फ्रैक्शन जो है इसके समानुपाती होती है P के, तो X बिकम्स इक्वल टू KHP। यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी का, समानुपाती का नियम हटाने के लिए क्या किया, एक नियतांक जोड़ा। कौन सा, KH, जिसको हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। याद रखना, क्या बताया था हमने कि पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए मैंने कौन सा ले रखा है, मोल अंश। पदार्थ की मात्रा को मैं किसी से भी बता सकता हूं, जैसे कि मैं मोलरता से बता सकता हूं, मोलनता से बता सकता हूं। लेकिन याद रहे कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, नियत ताप। तो मैं ऐसी इकाई लूंगा जिसमें ताप की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ले रहा हूँ कौन सा, मोल अंश। कौन सा ले रहा हूँ, मोल अंश। तो X is directly proportional to P, तो P becomes X becomes equal to KH by P। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि क्यों ना मैं अगर इस P को कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, P को कांस्टेंट करूं, तो P को कांस्टेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा, P is equal to X by KH। P is equal to X by KH। तो ये रिलेशन मेरा आ रहा P के लिए, ठीक है। अब देखना अगली चीज जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, अगर मुझे आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या आ रहा है मेरे पास, P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू ये वाला। अब इसमें अगर अपन संबंध की बात करें तो ग्राफ प्लॉट आएगा मेरा कौन सा, स्ट्रेट लाइन का। कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन का। Y इज इक्वल टू MX से, ठीक है। और दूसरा कि आप यहाँ पर P को कांस्टेंट रख के X और KH में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेनरी ने अपने धारणा के अंदर खास चीज क्या बताई थी कि दी हुई गैसीय विलय की मात्रा, कितनी गैस की मात्रा विलायक में विलय होगी, ये निर्भर करेगा लगाए गए दाब की मात्रा के ऊपर। और पदार्थ की मात्रा को मैंने बताने के लिए किसका मदद लिया, मोल अंश। तो यहाँ पर P को ऐसे लिख रहा, N की जगह मैंने लिख दिया X। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर मैंने क्या ले लिया, KH। इस तरीके से हमने इसको किया। अब यहाँ पर पूछे किसकी सीमाएं थी, हेनरी के नियम की सीमाएं।
कि हेनरी का नियम कब काम नहीं करेगा या क्या क्या कंडीशन है जिनके अंदर ही हेनरी का नियम जो है वो काम करेगा। तो वो नियम सीमाएं थी कि सबसे पहले था कि दाब अधिकतम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा दाब लगा दिया, ठीक है, तो दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैस और वो जो द्रव आपने ले रखा है वो आपस में क्रियाशील नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कुछ एक थ्योरी के पॉइंट है जो आपकी बोर्ड टेक्स्ट बुक या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दे रखी है, आप लोग वहां से पढ़ लेना कि ऐसी क्या क्या इसकी सीमाएं हैं जो हम यहाँ पर बात करें। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट और विलेयता का अंतिम टॉपिक, गैस की द्रव में विलेयता या द्रवों में गैसों की विलेयता। द्रव में द्रव की द्रव में द्रव की अब दोनों द्रव ले रहे हो आप, मतलब ये कि विलेय भी आपका क्या है, विलेय आपका हो गया द्रव, विलायक आपका क्या हो गया द्रव। मुझे बताइए विलयन कौन सी भौतिक अवस्था में बनेगा, विलयन भी कौन सा होगा द्रव, विलेय भी द्रव, विलायक भी द्रव और विलयन भी द्रव। अब यहाँ पर एक टॉपिक नया निकल कर आपके सामने आता है, सीधा हम उस टॉपिक से जुड़ेंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या होगी, दिए गए 100 ग्राम द्रव में अधिकतम द्रव की मात्रा जो विलेय हो सकती है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव की द्रव में विलेयता। और इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वाष्प दाब। क्या रहा है, वाष्प दाब। ये नाम आपने पहले कई बार सुन रखा होगा और आप जानते भी होंगे, लेकिन अब पहले इसको समझने की कोशिश करना। अब ये देखिए आपने क्या ले रखा था यहाँ पर, विलायक, ठीक है, और विलयन। इन दोनों को मिलाकर आप, विलायक और विलयन इन दोनों को मिलाकर आपने विलयन बनाया। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसकी सतह है, क्या है, सतह, सरफेस, ऊपर वाला भाग। क्या होगा, द्रव जो है वो क्या बनाता है, वाष्प बनाता है, तो ये रही इसकी वाष्प। लेकिन कंडीशन याद रखना, किसी बंद सिरे में, वाष्प बंद सिरे में होगी तो ही वो अपना दाब लगाएगी, बाकी तो खुली अवस्था में क्या होगा, वाष्प जो है वो वायुमंडल में चली जाएगी और वायुमंडल में जाने के बाद कभी भी वो अपना दाब इस सतह के ऊपर लगा नहीं सकता। अगर मैं बात करूं बंद सतह की, अब बंद सतह है यहाँ पर, ये रही वाष्प। अब क्या होगा, ये जो वाष्प यहाँ पर एकत्रित हो रही है वो इस द्रव की सतह पर अपना एक दाब प्रेषित करती है और उसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी परिभाषा क्या बनी वाष्प दाब की, तो जब हम किसी विलयन को बनाने के लिए किसी वाष्पशील विलेय तथा विलायक की मदद लेते हैं, क्या लेते हैं हम, या तो हम ले रहे हैं वाष्पशील विलेय या हम लेते हैं वाष्पशील विलायक। इसकी मदद से जब हम विलयन बनाते हैं तो जो वाष्प यहाँ पर बन रही है वो वाष्प इसी विलयन की सतह पर एक दाब प्रेषित करती है और उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। उम्मीद करता हूं आपको वाष्प दाब अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित कौन करता है। तो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है हमारा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, और जिसमें सबसे पहला कारक हमारा आता है ताप। सबसे पहला कारक कौन सा है, ताप। ध्यान से समझने की कोशिश करें, ताप पहला कारक। अब मुझे बताइए कि ये मान लो कोई आपने द्रव ले रखा है, यहाँ पर आप ताप उसका बढ़ा रहे हो, तो इसकी वाष्प दाब बढ़ेगी या घटेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद लगाइए, खुद सोचिए। वाष्प का मतलब क्या होता है, वाष्प कैसे बनती है, तो वाष्पीकरण की रेट से। वाष्पीकरण का मतलब किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन। और आपको पता होना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी सतह पर उतनी ही मात्रा में दाब लगेगा। मतलब ये कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगी। ये हमारा पहला कारक कि ताप कैसे वाष्प दाब को प्रभावित करेगा। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ती है, इसकी हमने बात करी। अगला जो हम ले रहे हैं वो है द्रव की प्रकृति। अगला जो हम ले रहे हैं वो क्या है, द्रव की प्रकृति। मान लीजिए आप द्रव की प्रकृति की बात कर रहे हो, आपने कोई ऐसा द्रव ले लिया जो आसानी से वाष्प ही नहीं बना रहा है। हमने मान लीजिए कोई ऐसा द्रव ले लिया जो आसानी से वाष्प ही नहीं बना रहा है, तो क्या उसकी वाष्प दाब होगी,
सीधी सी बात है, अगर वाष्प ही नहीं बन रही तो वाष्प दाब कहां से होगी और वाष्प क्यों नहीं बन पाती? तो मैं दो उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक तरफ लिया जल और एक तरफ आपने लिया ईथर। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब इसके बीच में ये क्या बन गया? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बन गया? हाइड्रोजन बंध। और यहाँ पर देखिए ये ईथर और ये कौन सा बल है? वांडर वाल बल। कौन सा है? वांडर वाल बल। दोनों टॉपिक को ध्यान से समझना। एक तरफ लिया है आपने जल, एक तरफ आपने लिया है ईथर। जल के अणुओं के मध्य में होता है हाइड्रोजन बल और ईथर के अणुओं के मध्य में होता है वांडर वाल बल। मुझे बताइए कौन सा आसानी से वाष्प बनाएगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जल तो फटाफट वाष्प बनाता है। नहीं, जल के बीच होता है हाइड्रोजन बल। लेकिन अगर आपने देखा हो तो सर्वाधिक मात्रा में और शीघ्र से जल्दी अगर कोई वाष्प बनाता है तो वो है ईथर। सीधा सा समझिए, वाष्प कब बनेगी? जब ये बंध टूटेगा। कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा या वांडरवाल टूटेगा? तो वांडरवाल सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल कौन सा है? वांडरवाल। ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से वाष्प बन जाएगी। ये आसानी से टूटेगा नहीं तो आसानी से वाष्प नहीं बनेगी। तो ये इन दोनों की प्रकृति के आधार पर निर्भर करेगा कि कौन सा अधिक वाष्पदाब बनाएगा, कौन सा अधिक वाष्पदाब नहीं बनेगा। ये तो था द्रव की प्रकृति। अगला जो हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक में, वो है क्वथनांक। वो क्या है? क्वथनांक। अब ध्यान से समझना, यहां पर मान लीजिए आपने दो लिक्विड लिए हैं। एक लिक्विड लिया है ए द्रव, एक आपने द्रव लिया है द्रव बी। एक द्रव कौन सा लिया है? बी। मैं ये कह रहा हूं कि इसका क्वथनांक है 110 और इसका क्वथनांक है 73। कितना है? 73। 110 केल्विन, 73 केल्विन। ध्यान से समझना, इसका क्वथनांक 110, इसका 73। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन दोनों को नीचे से हीट कर रहा हूं। मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा वाष्प दाब किसमें बनेगी? इसमें बनेगी या इसमें बनेगी? तो सोचो, इसमें वाष्प बनना कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 73 केल्विन से। 73 केल्विन से यहाँ पर वाष्प बन रही है, मतलब ये कि 110 केल्विन तक आ जाके इसके पास बहुत सारी वाष्प बन जाएगी। लेकिन वही यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो 110 से पहले वाष्प ही नहीं बन रही। कारण कि इसका क्वथनांक ही 110 है। 110 पर आने के बाद ये बॉइल होना स्टार्ट होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वाष्पों में परिवर्तित होगा। मतलब ये कि जब तक ये वाष्प बनाना प्रारंभ करेगा, इसके पास बहुत सारी वाष्प एकत्रित हो जाएगी, तब ये क्या करेगा? अधिक वाष्प दाब लगाएगा। तो कंसेप्ट क्या बना? जिसका वाष्प दाब अधिक है उसका वाष्प दाब कम, जिसका वाष्प दाब क्वथनांक कम है वो अधिक वाष्प दाब बनाएगा। तो अगला फैक्टर था आपका क्वथनांक। अब तीसरा आ रहा है द्रव की पृष्ठ सतह। अगला प्रभावित करने वाला कारक है द्रव की पृष्ठ सतह। द्रव की पृष्ठ सतह क्या होगा? द्रव की पृष्ठ सतह, मान लीजिए आपने यहाँ पर दो चीजें ली है, एक विलय ए, एक विलय बी, और इनको मिलाकर एक विलय बना दिया है ए बी। ये जो आपने ले रखा है वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील। ये कैसा ले रखा है? वाष्पशील। ये कैसा ले रखा है? अवाष्पशील, जो वाष्पित नहीं होता। ये इसकी सतह, ये इसकी सतह। तो इसकी सतह पर सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी? सतह पर सारे अणु किसके मिलेंगे? ए के ही मिलेंगे। इस पर सारे अणु किसके मिलेंगे? बी के। तो मुझे बताइए यहाँ पर ए के अणु तो ए की अधिकतम वाष्पित बनेगी क्योंकि ये कैसा है? वाष्पशील। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर अपनी वाष्प दाब बनाएगा। लेकिन जैसे ये दोनों विलय में जाएंगे तो क्या होगा? सतह पर आपको ए और बी दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर सतह पर ए के कण अधिक थे तो ये अधिक वाष्प दाब बना रहा था, लेकिन यहाँ पर सतह पर ए के कण कम हो गए तो इसकी वाष्प दाब कम हो गई। तो कारण क्या था? द्रव की पृष्ठ सतह। अगर पृष्ठ सतह पर अणु अधिक होंगे तो ये अधिक वाष्प दाब बनाएगा, पृष्ठ सतह पर अणु कम होंगे तो ये कम वाष्प दाब बनाएगा। ये तो था हमारा अगला कारक जो था द्रव की पृष्ठ सतह। अब जो हम बात कर रहे हैं हमारे अगले कारक की, उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है राउले, और उन्होंने भी क्या किया था? दाब के संबंध में अपना स्टेटमेंट दिया था। अगली जो हम बात कर रहे हैं वो है, अब हम बात करेंगे राउले के नियम की। तो राउले ने क्या किया था? राउले ने ये कहा था कि मान लीजिए आप कोई विलयन तैयार कर रहे हैं और उस विलयन का जो वाष्प दाब है
वो कैसे बताओगे आप? तो किसी वाष्पशील विलेय के लिए, किसी वाष्पशील विलेय के लिए विलयन पर लगने वाला आंशिक दाब उस विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब इसने ये कहा था कि कोई भी विलेय या कोई भी विलायक कितना वाष्प दाब लगाता है, उस वाष्प दाब को कैसे बताओगे? तो जितने उसकी मोल अंश होगी उसके वो समानुपाती होगा। मतलब जितने ज्यादा मोल अंश उतना ज्यादा वाष्प दाब। तो इसको समझने के लिए इसने ये कहा था। अब पहले मैं हिंट दे रहा हूँ, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आएगा। तो किसी विलयन के अंदर विलेय अथवा विलायक द्वारा विलयन की सतह पर वाष्प दाब के रूप में लगाया जाने वाला आंशिक दाब उसी विलेय अथवा विलायक की मोल अंश के समानुपाती होता है। उदाहरण के ले लीजिए आपने ये विलायक लिया है आपने एक ए, ठीक, प्लस ये आपने ले रखा है एक विलेय बी, इनको मिलाकर आपने बना दिया है एक विलयन ए बी। ये आपका विलायक ए, इसकी सतह पर लगने वाला वाष्प दाब, तो वाष्प दाब आप ले रहे हो यहाँ पर पी नॉट है। कौन सा ले रहे हो? पी नॉट है। ये आपका विलेय, विलेय भी कैसा है आपका? वाष्पशील है, तो इसकी सतह पर लगने वाला वाष्प दाब, वाष्प दाब आपने यहाँ पर ले लिया पी नॉट बी, ठीक है, ये इसकी सतह। तो यहाँ पर आने के बाद ए का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? तो यहाँ पर ए के अणु अधिक थे, सतह द्रव की पृष्ठ सतह वाला कारक, और यहाँ पर कम हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ए का दाब हो गया पी ए और बी का हो गया पी बी, और इसका टोटल हो गया पी ए प्लस पी बी। इस बात को खाली दिमाग में रखना है। अब सुनना ध्यान से। अब मान लीजिए आपने क्या किया, कंडीशन बनाई। क्या कंडीशन बनाई? आपने लिया दो द्रव। कौन से द्रव लिए? द्रव ए और द्रव बी। तो इसका सबसे पहले आपको क्या देना है? शुद्ध वाष्प दाब। इन दो द्रव को मिलाकर विलयन बनाया था आपने। तो द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब कितना हो गया? पी नॉट है। कितना हो गया? पी नॉट है। द्रव बी का शुद्ध दाब हो गया पी नॉट बी। ध्यान से समझना, द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब कितना हो गया? पी नॉट ए। द्रव बी का शुद्ध दाब हो गया पी नॉट बी, ठीक है। अब देखो मोल संख्या, मोल संख्या। द्रव ए के कितने मोल लिया आपने? एन एमओ। कितने लिया? एन एमओ। द्रव बी के कितने मोल लिए आपने? एन बी मोल। अब आपको कहा जाए कि मोल अंश, मोल अंश। द्रव ए के मोल अंश आपने लिए एक्स ए, द्रव बी के मोल अंश लिए आपने एक्स बी। ये था आपने कंडीशन जो अभी आपको मैंने डायग्राम बनवाया था। आपने दो द्रव लिए हैं जिनका शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब का मतलब ये कि ये द्रव ए, अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया, ये मुक्त रूप से अकेला है, तब ये इसका वाष्प दाब है पी ए नॉट। लेकिन जब ये विलयन में चला जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो इसके वाष्प दाब में परिवर्तन आ जाएगा। अब देखो, अब अगर अपन राउले के नियम का पालन करें, ठीक है, राउले के नियम से अगर हम राउले के नियम की बात करें तो द्रव ए का वाष्प दाब, याद कीजिए मैंने राउले का नियम क्या बताया था? तो राउले के नियमानुसार द्रव ए का वाष्प दाब उसी द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब मोल अंश किसका? द्रव ए का। मतलब ये कि द्रव ए का मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा विलयन में? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पी ए का वाष्प दाब उसी विलयन के घटक एक्स ए के समानुपाती होगा। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आप शुद्ध वाष्प दाब का प्रयोग करोगे। यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, समीकरण नंबर 1। ये मिल गया आपको समीकरण 1, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब देखिए द्रव बी का वाष्प दाब, सेकेंड आपने क्या लिया? द्रव बी का वाष्प दाब। तो द्रव बी का वाष्प दाब क्या आएगा आपके पास?
पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। समीकरण नंबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। कुल अभी तक आपके पास 2 समीकरण आ गए। अब देखना, अब आपको पूछा जाए कि विलियन का कुल दाब कितना होगा, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, अगर हमें कुल दाब निकालना है तो दाब A प्लस दाब B, तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी टोटल निकालना है आपको, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए कितना था आपके पास, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या आ गया आपके पास, पी। समीकरण नंबर 3। आपके पास यहां पर पी क्या आ गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास x a है और x b है, इन दोनों को जोड़ते हो तो आपके पास एक मान आता है 1। क्या आता है, 1। अगर मैं यहां से x a निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। और अगर मैं एक्स बी निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। ये मेरी समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। पहला काम आप ये कर सकते हो, समीकरण 3 और 4 से ये जो एक्स ए का मान यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको यहाँ से ले जाकर यहाँ एक्स ए की जगह पर रख दो, तो वो आपकी नई समीकरण आ जाएगी। दूसरा काम, समीकरण 3 व 5 से ये जो एक्स बी का मान है उसको यहाँ ले जाके रख दोगे तो आपके पास एक दूसरी समीकरण प्राप्त होगी। तो सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वो है समीकरण नंबर 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से क्या करना है आपको, एक्स ए का मान यहाँ पर रखना है। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यहां तक आप कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक्स बी पी नॉट ए, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए को कॉमन निकाल लीजिए। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस, ये तो आपने किया ही है अभी, एक्स बी को कॉमन ले लीजिए, पी नॉट ए माइनस एक्स बी, इसको अंदर प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, P इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स बी कॉमन तो पी नॉट बी माइनस पी ए। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ले लो समीकरण नंबर 3 व 5 से, 3 व 5 से, तो आपके पास P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का मान रख दो क्या, 1 माइनस एक्स ए। तो आपके पास आ जाएगा ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट बी है ना, तो पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। अब देखिए यहां पर क्या कॉमन आ गया आपका, एक्स ए कॉमन, तो आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन, अंदर आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये आपकी अगली समीकरण। तो कुल आपके पास 2 समीकरण आ गए, आप इससे निकालिए या इससे निकालिए। इससे आपका जो विलियन है उस विलियन का कुल वाष्प दबाव आप ज्ञात कर सकते हो। एक बार स्टेप बाय स्टेप इसकी नोट आपको अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करना है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए राउले के नियमानुसार आपके पास कुल कितनी इक्वेशन आई। तो राउले के नियम के अनुसार आपके पास पहली इक्वेशन आई थी, वो मैं बता देता हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 1 जो पहली थी वो थी आपके पास पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पहली कौन सी थी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। दूसरी जो मैं ले रहा हूँ वो है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। दूसरी कौन सी है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तीसरी
तीसरी जो अपन ले रहे हैं वो देखिए यहाँ पर, अगर आपका P नॉट भी बड़ा हो P नॉट ए से, तो आपकी ये इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू P नॉट ए प्लस एक्स बी P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ठीक है, तीसरी कंडीशन। अब आप ले रहे चौथा केस, मान लीजिए आपका P नॉट ए बड़ा है P नॉट बी से, तो आपका ये आ जाएगा P नॉट बी प्लस एक्स ए P नॉट ए माइनस P नॉट। टोटल ये 4 समीकरण राउले के नियम से अभी तक हमारे पास आएंगे। अब मैं आपको राउले के नियम का ग्राफ बनाना यहाँ पर सिखाऊंगा। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपके पास कुल ये 4 इक्वेशन है। P नॉट भी बड़ा है P नॉट ए से, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, इसके लिए हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए हम हमारा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका x a इज इक्वल टू है 1, यहाँ पर x a इज इक्वल टू क्या है 1, और यहाँ पर आपका x b इज इक्वल टू क्या है 0, x b इज इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ पर सॉरी x a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर x a 1 है तो इधर आते आते x a 0 हो जाएगा, इधर x a 1 है तो x b इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों होगा 0, इसको समझना। x a प्लस x b इज इक्वल टू 1, तो अगर x a 1 है तो x b अपने आप 0, और यहाँ पर x a 0 है तो x b इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब आपके पास सबसे पहली इक्वेशन है P a इज इक्वल टू P नॉट a x a। अब सबसे पहले x a का मान रखो 1, तो जैसे ही x a का मान रखोगे तो P a इज इक्वल टू P नॉट a। P a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका ये x, यहाँ पर आपका क्या है वेपर प्रेशर P, तो आपका P a क्या आ गया P नॉट a, मतलब वेपर प्रेशर आपका आ रहा है P नॉट a। मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान सकता हूँ, तो मान लीजिए ये मैंने पॉइंट मान लिया, ये है मेरा P नॉट a, क्या आ गया P नॉट a। ध्यान से समझिए। ठीक है, दूसरा, अब दूसरी इक्वेशन आपके पास आ रही है कौन सी, x इज इक्वल टू 1 रख दिया। अब मैं रख रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, तो P a इज इक्वल टू P नॉट a x a, तो आपके पास P a इज इक्वल टू P नॉट a x a का मान 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो P a इज इक्वल टू 0, तो ये P a इज इक्वल टू 0 यहाँ पर कौन सी कंडीशन पे x a इज इक्वल टू 0, तो मान लीजिए x a का मान 0 मेरा यहाँ पर है, तो ये मेरा क्या आ गया एक कंडीशन कौन सी P a, ये वाला जब 0 पर P a इज इक्वल टू 0 पर 0 ये रहा, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, मैं इन दोनों पॉइंट को मिला लेता हूँ, तो ये एक लाइन आ गई मेरी, कौन सी आई लाइन, ये फर्स्ट वाली लाइन आई मेरी P a इज इक्वल टू P नॉट a x a। ध्यान से सुनिए, ये कौन सी आई P a इज इक्वल टू P नॉट a x a। अब मैं ये दूसरा वाला ग्राफ भी यही बनाना चाहूँ, तो मान लीजिए मेरा ये दूसरा एक्सिस आ गया, जहां पर ये x इज इक्वल टू 1 है, तो मान लीजिए P b इज इक्वल टू P नॉट b x b। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बी का मान यहाँ पर कितना है 1, तो 1 रखूंगा तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, लेकिन कंडीशन क्या है पी बी नॉट पी ए नॉट से बड़ा है, मतलब ये पी बी नॉट में कहीं पर भी मान सकता हूँ, लेकिन पी ए नॉट से ऊपर होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ये मान लिया मेरा पी बी नॉट, क्या मान लिया पी बी नॉट यहाँ पर कहीं कहीं। अब दूसरा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, अब एक्स बी का मान मैं क्या मान रहा हूँ 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो पी बी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पर यहाँ पर ये मेरा दूसरा पॉइंट। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला रहा हूँ, ये रहा, तो ये मेरे कौन सी लाइन आ गई पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये लाइन आ गया। अब मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ इक्वेशन, कौन सी थर्ड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, तो मैं ये चौथी इक्वेशन को यहाँ पर एक बार मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू रख के सिखाऊंगा आपको। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर इस कंडीशन के लिए आपका एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट के लिए तो रखिए पी ए नॉट प्लस एक्स बी कितना है 0, तो 0 अंदर पी बी नॉट कितना है, तो मतलब ये एक्स बी का मान 0 होती है, अंदर पूरा क्या हो गया 0, तो अंदर पूरा 0 होती है, पी इज इक्वल टू क्या आ गया पी ए नॉट, पी इज इक्वल टू क्या गया पी ए नॉट, तो पी ए नॉट आपका पॉइंट कहां पर है ये रहा, मतलब इस तीसरे ग्राफ के लिए भी पी ए नॉट ये आ रहा है आपका। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर एक्स ए 0 रखो और एक्स बी 1 रखो, तो एक्स बी जैसे ही 1 रखोगे आप, तो पी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस 1 इंटू इसको अंदर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, तो पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया पी बी नॉट, तो ये आपका पी बी नॉट वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला लीजिए, तो जैसे इनको मिलाया तो ये कौन सी ग्राफ आ गई आपकी P इज इक्वल टू
पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट है। तो ये ग्राफ बन गया आपका किसके लिए? राउल्स लॉ के लिए। लेकिन ये राउल्ट लॉ का फर्स्ट केस है, राउल्ट लॉ का फर्स्ट केस। मतलब फर्स्ट केस क्या? जब आपका विलेय भी कैसा हो? वाष्पशील हो, विलायक भी कैसा हो? वाष्पशील हो। लेकिन अब दूसरा केस भी आएगा कि मान लीजिए विलायक तो आपके पास वाष्पशील है लेकिन विलेय कैसा है? अवाष्पशील। लेकिन आज के लिए इतना ही। एक बार इस वीडियो को अच्छे से आप देखें। कल हम हमारे नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम बात करेंगे राउले के नियम का सेकेंड केस, और आगे हम बात करेंगे राउले के नियम के अनुसार दो प्रकार के विलयन होते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। आप सभी अपने गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक का प्रयोग करें, वहां अंदर से पढ़ें, मेरा वीडियो देखें। अगर आपको नोट्स की जरूरत लग रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा इस चैप्टर के। आप नोट्स से फिर मेरे वीडियो को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि हमें बहुत जल्द लाइव क्लास के लिए जाना है और लाइव क्लास के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। इस चैप्टर के बाद हम लाइव क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी क्लासेस अनवरत चलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।